तो सनराइज़ न्यूज़ पे विनय रावत का स्वागत करते हैं हम। विनय आज हमारे साथ हैं और विनय के साथ आज हम चर्चा करेंगे देश के कई ज्वलंत मुद्दों को लेकर। दरअसल देश में जिस तरह की स्थिति है, जो हालात बने हुए हैं, उसमें आज का दिन खासा अहम इसलिए भी क्योंकि 370 के हटाए जाने के बाद ये दूसरा साल है जब जम्मू-कश्मीर को लेकर चर्चा भी हो रही है। आज उसको छूने की कोशिश करेंगे, उस चर्चा को आगे बढ़ाएँगे। साथ ही बात हम करेंगे प्रदर्शन की। दरअसल 2 तरह के प्रदर्शन देश पे आज की तारीख पे हुए। एक प्रदर्शन जो कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग ने किया दिल्ली में, जहां राहुल गांधी शामिल हुए। एक प्रदर्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, जहां अखिलेश यादव ने चुनावी एक तरह से विधानसभा चुनावी तारीखों के आने से पहले चुनाव अभियान का आगाज़ किया। वो भी एक प्रदर्शन है और दिल्ली का भी एक प्रदर्शन है। इन दोनों प्रदर्शन पे भी बात करेंगे विनय के साथ। लेकिन शुरुआत विनय 370 के हटाए जाने के 2 साल से हम अगर करें हालात किस तरह के वहाँ दिख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा जब ये 370 हटाया गया, तमाम राजनीतिक जो पार्टियाँ थी, उनके नेता थे, उनको नज़रबंद किया गया। बहुत तरह की आवाज़ें उठी, एक लंबे वक़्त तक वहाँ इंटरनेट नहीं रहा। लोग कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, कर्फ्यू जैसे हालात बने रहे और एक तरह से पूरा जम्मू-कश्मीर कनेक्ट नहीं कर पा रहा था देश के अलग हिस्सों, जबकि 370 तो हटाया इसलिए गया था कि देश के बाकी हिस्सों से जम्मू-कश्मीर कनेक्ट करे। फिलहाल अब जब प्रधानमंत्री ने भी जो जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल थे, उनके साथ कुछ वक़्त पहले मुलाकात भी की थी, फारूक अब्दुल्ला भी खुद मिलने मिलने के लिए आए थे। ऐसे में अब हालात क्या नज़र आ रहे हैं? क्योंकि राजनीतिक विमर्श अगर अब वहाँ आगे नहीं बढ़ेगा, राजनीतिक गतिविधियाँ अगर वहाँ आगे नहीं बढ़ेंगी, तो शायद जनता को वो प्रतिनिधित्व ना मिल पाए, जो इस वक़्त के हालात हैं। शाकिर, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि राजनीतिक दलों के साथ प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और वहाँ के बारे में चर्चा की। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब आप किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विकास की बात करते हैं, तो उस दौरान आपको राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ता है, केंद्र सरकार को मिलकर काम करना पड़ेगा। और अगर बात की जाए 2 सालों की, तो इन 2 सालों में हालात कहीं न कहीं सुधरे हैं और अगर ग्राउंड ज़ीरो पे जाके देखा जाए, धरातल पे जाकर देखा जाए, तो काफ़ी हद तक बदलाव वहाँ देखे जा रहे हैं। बात अगर वहाँ के युवाओं की जाए तो सेना में भी उनका जो आना है वो बढ़ा है, ज़्यादातर युवा जो हैं उनकी रुचि जो है वो सेना की तरफ बढ़ी है। तो कोशिश कहीं न कहीं केंद्र सरकार लगातार तो कर रही है कि राज्य सरकार के साथ या राज्य के जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनके साथ मिलकर विकास की ओर कदम बढ़ाए। लेकिन खासी चुनौती है क्योंकि बहुत लंबा वक़्त रहा है जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य के तौर पे या फिर कहा जाए कि 370 के साथ रह के। तो बेहद ज़रूरी है कि इस मुद्दों को राजनीतिक जो दल हैं वहाँ के उनके साथ लेकर चलना होगा और ख़ास तौर पे युवाओं को, शिक्षा को, वहाँ के समाज को अलग-अलग मुद्दों पे लाके जोड़ना होगा ताकि भविष्य में जम्मू कश्मीर या केंद्र शासित प्रदेश या राज्य जो भी हो, वो एक बेहतर राज्य केंद्र शासित बन के सामने आए। ऐसे में कई राजनीतिक दलों की तरफ से ये आवाज़ भी उठाई गई और इस बात को रखा गया कि पिछले 2 साल में क्या मिला जम्मू-कश्मीर को? क्योंकि अगर हम देखें तो पिछले 2 साल की स्थिति कोरोना भी था और उन तमाम चीज़ों से पूरा देश भी जूझ रहा था। लेकिन जम्मू-कश्मीर के हालात इसलिए भी अलग थे, कोरोना के साथ-साथ वहाँ पर एक तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी तमाम तरह की चिंताएँ थी। सीधा दखल नहीं था वहाँ पर जो जनप्रतिनिधि थे उनका। वहाँ पर उपराज्यपाल की सूरत में केंद्र का शासन वहाँ चल रहा था। ऐसे में जो पिछले 2 साल थे, उसमें आपको क्या लग रहा है? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से तमाम जो फैसिलिटी कहा ये जा रहा था कि बाहर से तमाम उद्योगपति पहुँचेंगे, वहाँ पर रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे। उस क्षेत्र में क्या कुछ होता हुआ दिख रहा है? विनय यहाँ पर ये जानना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं हाल के दिनों में उत्तराखंड में भूमि कानून की माँग उठ रही है कि हुँ। उन्हें वहाँ पर वो अधिकार चाहिए कि उत्तराखंड के बाहर का कोई व्यक्ति वहाँ की जो प्राकृतिक संसाधन है उसके साथ छेड़छाड़ ना करे। जम्मू-कश्मीर के पास ये राइट था अब तक, लेकिन जिस तरह से 370 के बाद वो दरवाजे खुले हैं, तो क्या वो स्थिति जब जो उत्तराखंड में इस वक़्त बन रही है, वो एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के सामने नहीं खड़ी होगी? देखिए शाकिर, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि उत्तराखंड में भूमि कानून को लेकर अब एक बार दोबारा माँग उठने लगी है या फिर हिमाचल प्रदेश की तरह जो है उत्तराखंड में भी लोग चाहते हैं कि भूमि कानून हो, जो कि जम्मू कश्मीर में 370 जो अनुच्छेद था उसमें थी। देखिए, जब आप विकास की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि एक दायरे
को जो आपने सीमित कर रखा है, उसके अलावा लोग वहां आए, वहां पे इन्वेस्ट करें और फिर उसके बाद आपके राज्य को विकास की ओर ले जाएं। देखिए, उत्तराखंड भी अगर बात की जाए तो वहां पे भी रोजगार के लिए जो लोग हैं वहां से पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बात को समझना बेहद जरूरी है कि अगर आप अपने राज्य में विकास चाहते हैं, बेहतर शिक्षा चाहते हैं, जनप्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व चाहते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर तरीके से काम करवाना चाहते हैं, तो आपको जरूरी है कि आप दूसरे लोगों से जुड़ें, चाहे वो निवेश की बात हो, शिक्षा की बात हो या फिर रोजगार की बात हो। ज्यादातर पहाड़ी इलाके जो हैं, जो पहाड़ी राज्य हैं खास तौर पे, तो वहां से बहुत से ऐसे युवा हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहां पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा लंबे वक्त तक शिक्षा नहीं लेते, लेकिन कुछ वक्त तक वहां पढ़ते हैं, फिर उसके बाद शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में चले जाते हैं और रोजगार की तलाश में भी दूसरे राज्यों की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे में 370 हटने के बाद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात यही है कि वहां जब अगर आगे भविष्य में, हालांकि जो 2 साल आपने बात की है, कोरोना महामारी के कारण देश के लगभग अधिकतर हिस्सों में ज्यादातर काम नहीं हो पाया है ड्यूरिंग दिस कोविड। तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इन 2 सालों में जितना भी विकास हुआ, चाहे वो जमीन खरीदने की बात हो, सरकारी इमारतों पर तिरंगा की बात हो, पत्थरबाजी कम होने की बात हो, पंचायत चुनाव हुए उसकी बात हो, स्थानीय लोगों को वहां पे, जो पुरुषों को खासतौर पे जब किसी महिला से शादी होती है तो उसको वहां का निवासी का दर्जा देने की बात हो, तो इन सब चीजों पे लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि अगर आगे भविष्य में बेहतर तरीके से विकास करना है तो हो सकता है कि जो सरकार की नीतियां हैं, खासतौर पे 700 केंद्रीय नीतियों को वहां पे लागू किया गया है, उन्हें फॉलो करना होगा, बेहतर तरीके से जमीनी स्तर पर खासतौर पे लोगों तक पहुंचाने का काम करना होगा। बिल्कुल ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर केंद्र का दावा है कि वो इन तमाम चीज़ों को करेगी। लेकिन अगर वहाँ पर राजनीतिक शून्यता बनी रहेगी, अभी हम्म। ये तय नहीं हो पा रहा है कि दरअसल अब क्या जो सवाल भी उठा था कि पूर्ण राज्य का एक तरह से दर्जा दिया जाए जम्मू कश्मीर को ताकि वहाँ पर जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो शुरू हो। क्योंकि जब तक आप पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू नहीं करेंगे, कनेक्ट आप नहीं कर पाएँगे। गवर्नमेंट के साथ अगर जनता का कनेक्ट है, तो वो बेहतर ढंग से उस चीज़ को डील करेंगे, खासतौर पे तब जब वहाँ पर के लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ हो। पंचायत चुनाव हुए, लेकिन पंचायत चुनाव में जिस तरह से तमाम घोषणाएँ हुई थी, ये तमाम जो प्रतिनिधि जीते हैं, अब क्या वो पंचायत चुनाव का स्तर विधानसभा तक पहुँचाने की बारी आ गई है? पंचायत चुनाव आप करा चुके हैं। अब अगला स्टेप विधानसभा चुनाव एक बार फिर कराए जाएँ ताकि वो जो रास्ते बंद हो गए हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल भी उठ रहे हैं, वो रास्ते खोले जाएँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने शाकिर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जब जैसे कि पंचायती चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव होने भी ज़रूरी हैं। राज्यपाल मनोज सिन्हा जो हैं वहाँ केंद्र की नीतियों को लेकर काम कर रहे हैं और कोशिश है सरकार की कि भविष्य में वहाँ विधानसभा चुनाव भी करवाए जाएँ। क्योंकि जब राजनीतिक दलों के नेताओं का संवाद जनता से होता है तो कहीं न कहीं जनता की जो मूलभूत समस्याएँ हैं उनको रखने का मौका एक मिलता है उन्हें, अपने, चाहे वो विधानसभा की बात हो या फिर संसद में बैठ के वहाँ उस राज्य का या उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने की बात हो। तो कहीं न कहीं सरकार कोशिश करेगी कि भविष्य में वहाँ विधानसभा चुनाव करवाए जाएँ और ये एक बेहद ज़रूरी मुद्दा भी है कि वहाँ की जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, जो वहाँ के राजनीतिक दल हैं, वो केंद्र सरकार से सलाह-मशवरा करें और केंद्र सरकार भी कोशिश कर रही है कि इन मुद्दों पे बातचीत की जाए ताकि जल्द से जल्द वहाँ पे विधानसभा चुनाव करवाए जाएँ। चलिए चुनाव अब जम्मू कश्मीर में कब होते हैं और कब वहाँ के तमाम लोगों को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिल पाता है इसको लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे लेकिन अब जो तैयारी हो रही है दिल्ली के भीतर जिस तरह से विपक्ष एक्टिव हुआ है विपक्ष ने पेगासस को लेकर सदन में सरकार को एक तरफ घेरा, वहीं कोविड, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई ये तमाम इश्यू हैं, जिस पर सरकार को घेरने में विपक्ष पूरी तरह से लामबंद हो रहा है। आज दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ है यूथ कांग्रेस का खास तौर पर और उसपे राहुल गांधी पहुंचे थे और सवाल उन्होंने ये किया कि सरकार ने जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, दरअसल वो 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं? पिछले 2 साल में हमने देखा रोजगार गए हैं, आए नहीं। शाकिर, जब आप एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने पे आ जाते हैं, तो इस तरह के प्रदर्शन जो हैं वो आम हो जाते हैं। हालाँकि जब युवा कांग्रेस इस तरह से प्रदर्शन कर रही है, संसद का घेराव कर रही है, तो ना सिर्फ रोजगार की बात है, महँगाई की भी बात है, पेगासस जासूसी कांड की भी बात है, किसान आंदोलन की भी बात है और फिर रोजगार की बात तो है ही।
आपने कहा कि 2 साल में रोजगार गए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। बिल्कुल सही है यहाँ पे कि बेहद ज़रूरी ये हो जाता है कि कोरोना महामारी के दौरान बहुत से लोगों के रोजगार जो हैं वो छिन गए। ऐसे में केंद्र सरकार के पास क्या कुछ विकल्प हैं? क्या वो युवाओं को रोजगार देने की सोच रही है? और अगर नहीं सोच रही है तो उसकी जो कहते हैं ना कि एक बार अगर कोई व्यक्ति सो जाए तो उसे उठाने की ज़रूरत होती है। तो क्या जिम्मेदार युवा और जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कांग्रेस युवा कांग्रेस प्रदर्शन करके इस तरह से सरकार को जगाने की कोशिश कर रही है? और महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि जब आप संसद में बैठकर किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं या किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ की समस्याओं को उठाना बेहद ज़रूरी हो जाता है। बिहार के एक सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने कोरोना महामारी के जो दौर दूसरी लहर रही, उसके बारे में जिस तरह से बयान दिया, जिस तरह से अपना स्टेटमेंट दिया, तो एक बार को लगा कि हाँ, जो लोग संसद के बाहर हैं, जो लोग आम नागरिक हैं, उनकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया गया। तो कहीं न कहीं ये बेहद ज़रूरी है शाकिर कि इस तरह से प्रदर्शन होते रहें और सरकार को जगाने की कोशिश लगातार विपक्ष बतौर ज़िम्मेदारी के साथ करती रहे। लेकिन ऐसे में सरकार की तरफ से अगर कोई पहल की जाए तो शायद एक बेहतर मैसेज जाएगा। लेकिन हमने देखा है कि पूरे मानसून सत्र के दौरान जब अलग-अलग मुद्दे उठे सरकार की तरफ से एक तरह से खामोशी रही। अगर विपक्ष ने पेगासस का मुद्दा उठाया तो उस पर भी सरकार ने कोई जवाब सीधा देने के बजाय गोल-मोल जवाब दिया या विपक्ष की नीति पर नियत पर ही सवाल उठा दिए। ऐसे में ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाएगा, ये समझना भी बेहद ज़रूरी हो जाएगा कि दरअसल जो सरकार है खासतौर पे मोदी सरकार का अगर हम ज़िक्र करें शुरुआत से ही वो विपक्ष को नकारती रही है। वो पहला जो टर्म था मोदी सरकार का तब से लेकर अब तक विपक्ष को नकारने का काम करती रही, विपक्ष के द्वारा उठाए गए मुद्दों को भी नकारने का काम किया और उसने ये मानकर हमेशा उनके तमाम मंत्रियों ने भी यही मानकर बयान दिया कि जो हम कर रहे हैं, वो सही है, विपक्ष कहीं न कहीं गुमराह कर रहा है। तो क्या उस माहौल से भी सरकार को बाहर आना पड़ेगा क्योंकि जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी आए थे तब से लेकर अब तक काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है, लोगों की सोच में काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है, आम जनता के सोचने के तरीके में बदलाव हुआ है, हालात भी काफ़ी कुछ बदले हैं। इसलिए बेहतर होगा कि सरकार उन तमाम चीज़ों का आकलन करके ही तमाम बयान दे नहीं तो सरकार के लिए भी मुश्किल जनता के द्वारा खड़ी की जा सकती है। शाकिर बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप चुनाव लड़ने जाएँ और जब आप चुनावी रैलियों को संबोधित करें, तो आपको ज़रूरी है कि आप जो बयान दे रहे हैं, उनको अमल कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। ख़ासतौर पे आपने एक बात कही कि सरकार जो है जितनी भी नीतियाँ हैं, उन्हें सही ठहराती आई है। हमेशा उसका ये कहना है कि हम सही हैं और विपक्ष गलत। देखिए, जब आप संसद में होते हैं तो आपका आपका ये दायित्व होता है, आपका ये कर्तव्य होता है कि आप जब भी किसी नीति को लेकर कोई भी बातचीत करें, तो विपक्ष से बातचीत करते हुए ये ज़रूर समझें और जानें कि उसमें क्या कमियाँ हैं और क्या खूबियाँ हैं। अगर कमियाँ हैं तो विपक्ष के तौर पे अगर जो बात उठाई जा रही है, उसको समझें और जो कमियाँ उसमें हैं, उसे दूर करें। आपने बहुत सही बात कही कि क्या सरकार को खास तौर पे पहल करनी चाहिए। जब भी हम बात करते हैं रोज़गार की, अगर जब आप सरकार से इस मुद्दे पे सवाल करेंगे, तो सरकार गोल-मटोल जवाब दे देगी, जो कि गलत है। सरकार के चाहे वो कोई भी मंत्री हों, जब आप किसी नीति को लेकर आते हैं, तो आपको उस पॉलिसी को जनता के या फिर समाज के उस आखिरी छोर में खड़े उस व्यक्ति तक पहुँचाने की आपकी ही ज़िम्मेदारी है। व्यक्ति आपको वोट देके संसद तक पहुँचाता है, आप जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप जनता के नेता हैं, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उस पॉलिसी को लेकर और जनता तक पहुँचे। ना कि झूठे वादे करें, ना कि गोल-मटोल जवाब दें और ना ही ये कहें कि विपक्ष की ना नीयत सही है और हमारी पॉलिसीज़ पे उसकी जो राय है वो गलत है। देखिए, अटल बिहारी की सरकार भी थी, वो भी विपक्ष में रहे, बड़े से बड़े नेता विपक्ष में रहे, पक्ष में रहे। लेकिन जब आप पक्ष और विपक्ष एक साथ चलता है, तब जाके आप देश को आगे ले जा पाते हैं। हालात बहुत खराब हैं अभी भी, ये सब कोई जानता है। कोरोना महामारी से ना सिर्फ हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। इस दौरान समझना होगा कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक साथ चलें, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो या अन्य कोई भी मुद्दे हों, एक दूसरे को साथ लेकर चलना होगा और इन मुद्दों को सुलझाना होगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी समाधान खोजना होता है, ना कि उस पे बंदरबाट करना या फिर सिर्फ लड़ाई झगड़े करते रहना। तो ये बहुत ज़रूरी है शाकिर।
बिल्कुल विनय अब देश के परिदृश्य में जब हम बात कर रहे हैं तो विधानसभा चुनाव करीब है, उत्तर प्रदेश काफ़ी महत्वपूर्ण राज्य है, राजनीतिक लिहाज से भी। अब वहाँ पर भी जैसे मैंने कहा था शुरुआत में कि प्रदर्शन वहाँ पर भी शुरू हुआ, लेकिन वो प्रदर्शन था विधानसभा चुनाव के एक तरह से आगाज़ का, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी जी, पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं एक तरह से कहा जाए तो पहली बार वो सड़क पे उतरे हुए दिखाई दिए साइकिल चलाते हुए दिखाई दिए और न सिर्फ अखिलेश यादव ने लखनऊ में उसको लीड किया बल्कि पूरे प्रदेश में साइकिल यात्राएँ निकाली गईं। मान के चला जा रहा है कि ये ही अब समाजवादी पार्टी के लिए बिगुल बज गया है विधानसभा चुनाव का। दरअसल पिछले लंबे वक़्त से हम ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि कोई भी मुद्दा वो सरकार की जो भी गलत नीतियाँ हों या गलत बयान किसी मंत्री का हो या कोई घटना घटित हो जाए, कोई अन्याय हो जाए, तो हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप तो सड़क पे उतरती हुई दिखती है। कांग्रेस की लीडरशिप दिल्ली से चलकर उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में जाती है, पीड़ित परिवारों से मिलती है, मुलाकात करती है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू वो भी दिखाई देते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी अ, वो कहीं तरह पूरी ग्राउंड से गायब नज़र आती थी। लेकिन अब आज की तारीख से जब अखिलेश यादव सड़क पे उतरे हैं क्या मैसेज जाएगा अब उनके कार्यकर्ताओं के बीच में क्योंकि और आमतौर पे कार्यकर्ता के अलावा आम मतदाता के बीच में क्योंकि अब तक के मूल मुद्दों से वो सड़क से गायब थे, सिर्फ ट्विटर पर उनकी राजनीति चल रही थी। देखिए, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर हर किसी की तैयारी जो है वो तेज़ होगी। धीरे-धीरे ही पार्टियाँ जो हैं दमखम भरती आपको नज़र आएँगी। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने इस चीज़ को शुरुआत कर दी है और जो साइकिल रैली आज आपने बताया कि शुरू की है अखिलेश यादव ने, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का अब ये मानना है कि अगर उन्हें इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है, तो उन्हें जनता के बीच जाकर संवाद करना होगा, बातचीत करनी होगी, जनता के मुद्दों को जानना होगा और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उनसे मिलकर उन समस्याओं को जानना होगा जिन्हें सोचकर एक आम वोटर जो है अपने मत का प्रयोग करता है। तो सपा ने ये तैयारी शुरू कर दी है शाकिर और बहुत ज़रूरी ये हो जाता है कि जब आप जनता के बीच जाते हैं, तो आप क्या कुछ कह रहे हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है आपके कार्यकर्ता पे और सामने जो जनता आपको देख रही है उस पर भी। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार बीजेपी ने जो भी मतलब मैनिफेस्टो घोषणा पत्र जो किया था वो मैनिफेस्टो नहीं बल्कि मनीफेस्टो है। तो इस तरह से जनता के ऊपर जिस तरीके से आप दबाव बनाने की कोशिश ना करके सीधी बात कह रहे हैं कि एक एक राजनीतिक पार्टी ने क्या बात कही थी और वो असल में क्या है और हम भविष्य में आएँगे तो हम कितनी सीटें लाएँगे। अखिलेश यादव ने साफ कहा है कि इस बार हम लोग 400 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। तो कहीं न कहीं जनता ये देखती है कि आखिर किस बिहाफ़ पे और क्या इनकी नींव है उस पे ये बात कह रहे हैं। तो अखिलेश यादव की कोशिश है कि अब आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करें और धीरे-धीरे कार्यकर्ताओं को एक करना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बीते 5 सालों में आपके कार्यकर्ता कई बार ऐसा होता है कि आपके कुछ नेता पहले आपकी पार्टी में थे, फिर उन्होंने दूसरी पार्टियों को जॉइन कर लिया और चुनाव आते-आते हो सकता है कि वो दोबारा आपकी पार्टियों में लौट आएँ। तो ये सब एक रणनीति के तौर पे अखिलेश यादव कर रहे हैं और ज़रूरी भी है मुझे लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर अगर सपा भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है, जनता के मुद्दों को लाना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है, तो समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को एक बार फिर नए सिरे से शुरू करना होगा ताकि उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत ही टेढ़ी खीर है, ये हर कोई जानता है। विनय आखिरी सवाल इस पे जोड़ लें कि अखिलेश यादव ने अगर 400 का आंकड़ा दिया है, अमूमन ये देखा जाता है कि समाजवादी पार्टी हो बीजेपी को छोड़ के कोई और पार्टी हो तो बहुत सीधे तौर पे कोई आंकड़ा नहीं देती है। ये बीजेपी हुँ। एक तरीका है और एक तरह से साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का भी तरीका होता है कि एक वो बेंचमार्क दे देते हैं। क्या अखिलेश जी। यादव ने उसी ग्रुप के इक्के को एक बार चला है बीजेपी के ही खिलाफ, एक 400 की लिमिट अगर दे दी गई अखिलेश यादव की तरफ से तो एक साइकोलॉजिकल दबाव या साइकोलॉजिकल माहौल बनाने की कोशिश है, जो अब तक बीजेपी करती चली आई है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक एक मानसिक तौर पे व्यक्ति पर असर पड़ता है शाकिर। तो जिस तरह से बीजेपी पहले इस तरह से जो कह सकते हैं कि तुरुप का पक्का पत्ता इस्तेमाल करती थी और अक्सर कहा करती थी कि हम फलाने चुनाव में इतनी सीटें हासिल करेंगे, इस राज्य में हमें इतनी सीटें मिलेंगी। तो कहीं न कहीं वोटर के मन पे और उसके वोट पे इसका असर देखा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कहीं न कहीं जब आप एक पार्टी कह रही है कि भई हम 400 सीटें लाएँगे, तो वो किस मुद्दों को लेकर कह रही है? जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी सरकार जो है वो लगातार धोखा दे रही है जनता को। चाहे वो कोरोना महामारी का दौर हो, रोज़गार का दौर हो या फिर युवाओं के मुद्दे हों या अन्य दूसरे समस्याएँ हों, सब पे लेकर यूपी सरकार जो है वो जनता को धोखा दे रही है। जब आप जनता के बीच में पहुँचते हैं और आप कहते हैं कि समाजवादी पार्टी सरकार जो है पार्टी जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव में 400 सीटें लेकर आने वाली है, तो जनता एक बार को सोचती है कि क्या इनके पास कुछ ऐसे मुद्दे हैं, क्या ये कुछ ऐसा बड़ा करने वाले हैं जिनसे हो सकता है कि जनता को फ़ायदा हो। और एक बार को जनता के दिमाग में साइकोलॉजी इफ़ेक्ट पड़ता है, बिल्कुल सही बात है ये। एक बार उसे लगता है कि चलो भई हमने 5 साल इस पार्टी को बुला के देख लिया, हमने इसको वोट दे के देख लिया, आगामी 5 साल हम इन्हें दे के देखते हैं। हालाँकि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर यही देखा गया है, बीजेपी ने तो इस बार बड़े बहुमत से सरकार बनाई है, बड़े वोटों से सरकार बनाई। इससे पहले सपा और बसपा ही ज़्यादातर सरकारें बनाती चली आई है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपकी चुनावी रणनीति क्या है, आप चुनावों को लेकर किस तरह से तैयारियाँ कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह से तैयारियाँ की हुई हैं, वो साफ अब नज़र आ रही हैं और धरातल पे जाके ग्राउंड ज़ीरो पे जाके अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जनता को लुभाने की जो उनकी कोशिश है, वो सही साबित हो सके आगामी विधानसभा चुनाव में। बहुत शुक्रिया विनय हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के 3 मुद्दों पे जो अहम चर्चा विनय रावत के साथ हुई है, आप लोगों का क्या सोचना है इन मुद्दों पे जो चर्चा हुई, आप लोग क्या समझते हैं और किस तरह से इसे लेते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ और हमारे यूट्यूब चैनल सनराइज़ न्यूज़ को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया विनय।